हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर एकेडमी। आज अपना ये सब्सिडरी बुक्स नाम का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसका लास्ट लेक्चर है। आज मैं जर्नल प्रॉपर ये जो पॉइंट मैंने कल डिस्कस करके रखा था उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। जिन्होंने मेरा जर्नल का चैप्टर किया था ठीक से, उनको फट से समझेगा कि सर ये तो हमको पहले से पता था कि हम लोग जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। जर्नल एंट्री पास करने के लिए अपने को ट्रांजैक्शन को ठीक से देखना पड़ता है, कौन से अकाउंट अफेक्ट हो गए उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, जो अकाउंट्स अफेक्ट हो गए हैं उसमें से कौन से अकाउंट एंट्री में आएंगे वो देखना पड़ता है, फिर वो पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है ये चेक करना पड़ता है। अगर वो पर्सनल अकाउंट रहेंगे तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर ये वाला रूल यूज़ करना पड़ता है। अगर वो रियल अकाउंट रहेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट ये वाले रूल यूज़ करने पड़ते हैं। और अगर वो नॉमिनल अकाउंट रहेंगे तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स ये रूल्स अपने को यूज़ करने पड़ते हैं। इतना सब होने के बाद में हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, नरेशन लिख देते हैं। दीज आर द बेसिक पॉइंट्स विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड वी हैव सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ जर्नल। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, ऐसा कुछ नया कुछ सीखने वाला हूँ क्या? नहीं, वही पर्सनल, वही रियल, वही नॉमिनल, वैसा ही रूल्स चलने वाला है। उसके डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स है वो भी सेम रहने वाले हैं। लेकिन सिर्फ हम लोग ये देखने का कोशिश कर रहे हैं कि जब मैं जर्नल का चैप्टर सिखा रहा था तो हर एक ट्रांजैक्शन को हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते जा रहे थे। अभी हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि अपना बिजनेस बड़ा हो चुका है। बिजनेस बड़ा होने की वजह से एक जर्नल नाम का बुक और एक लेजर नाम का बुक, ऐसा करके ही हम लोग आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो शायद हम बिजनेस को ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, हर एक ट्रांजैक्शन को ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, और रिकॉर्ड कर भी दिया तो बाद में वो ट्रांजैक्शन को फट से लोकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाड़े जाड़े बुक्स तैयार हो जाएंगे। जाड़ा वाला जर्नल, जाड़ा वाला लेजर, जितना बुक बड़ा उतना ढूंढने में कठिनाई आएंगी। उसके लिए हमने क्या कंसिडर किया, फिर जब बिजनेस छोटा है तो एक जर्नल नाम का बुक, एक लेजर नाम का बुक काफ़ी है। जर्नल में एंट्री करो, लेजर में पोस्टिंग करो, काम खत्म हो गया। लेकिन जब आपका बिजनेस बड़ा होते जाएगा तो जर्नल नाम के बड़े वाले बुक को और लेजर नाम के बड़े वाले बुक को मेंटेन करना डिफिकल्ट होते जाएगा। इसके लिए हम जर्नल नाम के बुक का छोटा छोटा स्पेशलाइज्ड जर्नल बनाते जाएंगे। तो जो कैश के ट्रांजैक्शन रहेंगे उसके लिए कैश बुक, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स रहेंगे उसके लिए आइदर परचेस बुक, नहीं तो सेल्स बुक, नहीं तो परचेस रिटर्न बुक, नहीं तो सेल्स रिटर्न बुक। जो बिल्स रिसीवेबल या फिर बिल्स पेबल के ट्रांजैक्शन रहेंगे उसके लिए बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक। इतना करके होने के बावजूद, इतना सब करके होने के बाद अगर कुछ ट्रांजैक्शंस बाकी रहेंगे तो उसके लिए हम लोग जर्नल बनाएंगे। मतलब अभी जर्नल छोटा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाय अस इन देयर स्पेशलाइज्ड जर्नल। दैट इज आइदर कैश बुक, वो सिंगल कॉलम रहेगा, डबल कॉलम रहेगा, और एनालिटिकल पेटी कैश बुक और सिंपल पेटी कैश बुक, विद इम्प्रेस सिस्टम, विदाउट इम्प्रेस सिस्टम, फिर आइदर परचेस बुक और सेल्स बुक और परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न और बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, सब ट्रांजैक्शन चले गए। इसके अलावा कुछ बाकी रहेंगे तो उसको अपने को रिकॉर्ड करने का है। और कल के लेक्चर में मैंने आपको बता के रखा था कि ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन रहेंगे। देर कैन बी ओपनिंग ट्रांजैक्शन, देर कैन बी क्लोजिंग मतलब ट्रांसफर के ट्रांजैक्शन, देर कैन बी रेक्टिफिकेशन के ट्रांजैक्शन एंड देर कैन बी अदर ट्रांजैक्शन। तो वो सब ट्रांजैक्शंस अपने को देखने के हैं। चलो फटाफट से अब एंट्री करना चालू करेंगे। जर्नल का फॉर्मेट में तुमको सिखाऊंगा, तुमको गुस्सा आएगा, तुम बोलोगे सर अब तो 11वीं में आगे चला गया हूँ मैं, मुझे जर्नल का फॉर्मेट समझ में आता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ एंड बाद में डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, उसके हिसाब से कंप्लीट करना है। देखो पहला एंट्री कौन सा है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स। और बोला क्या है, पास ओपनिंग जर्नल एंट्री फॉर द अबव। ओपनिंग जर्नल एंट्री में याद क्या रखने का है, जितना डेबिट है एग्जैक्टली उतना ही क्रेडिट रहना चाहिए। मेरे ख्याल से कैश इन हैंड मतलब एसेट है, एसेट है मतलब उसको डेबिट कंसिडर करना पड़ेगा ये डेबिट है। कैश एट बैंक मतलब एसेट है, वो भी डेबिट है। प्लांटेड मशीनरी मतलब एसेट है, एसेट मतलब डेबिट है। स्टॉक है, स्टॉक मतलब डेबिट है। डेटर्स है, डेटर्स मतलब भी डेबिट है। और क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिट है। नाउ देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन। हमारा बचपन का रूल है, फ्रालू का पैसिली भाई साहब ने अपने को सिखा के रखा था। क्या सिखाया था उन्होंने अपने को, एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो चेक कीजिए आपका डेबिट काफ़ी बड़ा है, 8,500, 35,000, 1,10,000, 37,000, 43,000, इतना सारा डेबिट है। और क्रेडिट में अकेला 32,000 है। तो सर ये टैली नहीं होगा, मतलब लगता है एंट्री में कुछ तो गड़बड़ है। मैं बोलूँगा नहीं, ओपनिंग एंट्री में अगर एंट्री टैली नहीं हुआ, क्रेडिट कम पड़ता रहेगा, तो समझ जाने का कि वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की चीज़ है। सो दे आर इनडायरेक्टली टेलिंग यू
कि कैपिटल का अमाउंट कितना रहेगा, डेबिट का टोटल करके देखो, उसमें से क्रेडिट के टोटल को हटा दो, माइनस कर दो, फिर जो बचेगा वो आपका कैपिटल अकाउंट रहेगा। इसका मतलब एंट्री क्या होने वाली है, एंट्री होगी जो जो एसेट्स है उसको सबको डेबिट कर दो और जो लायबिलिटी है उसको क्रेडिट कर दो और फिर जो बचेगा उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट। मैंने फेंट लाइन ड्रॉ किया है, आपको फेंट लाइन का लॉजिक याद है। टू क्रेडिटर्स अकाउंट एंड देन बैलेंसिंग फिगर विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल अकाउंट। मैंने पहले क्या कर दिया, डेबिट साइड का टोटलिंग करके देखा, डेबिट साइड का टोटलिंग 2,33,500 आ गया, वही क्रेडिट साइड में लिख दिया और फिर 2,33,500 में से 32,000 को माइनस किया, जो बच गया है उसको मैं कंसिडर करूंगा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, सो द एंट्री इज वेरी सिंपल। ये ओपनिंग एंट्री है, मतलब ये 1 अप्रैल को चालू होगी क्योंकि अपना अकाउंटिंग ईयर ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल। सो एंट्री विल बी 1 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। जितना दिया है इन्फॉर्मेशन लिख के हो गया। अब टैली नहीं होगा तो डिफरेंस कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, सिंपल। ओके, सो पास द एंट्री और नरेशन क्या आएगा, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट डाउन। सर ब्रॉट डाउन क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस इस साल हम लोग उसको ब्रॉट डाउन कर रहे हैं। लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया था। सर बैलेंस शीट क्या है, टेंशन मत लो, सबसे लास्ट टॉपिक में सिखाने वाला हूँ, उसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के अंदर अलग अलग स्टेटमेंट्स या फिर अकाउंट बनते हैं। एक रहता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक रहता है P&L अकाउंट और एक रहता है बैलेंस शीट। तो लास्ट ईयर के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट बंद होके इन 3 स्टेटमेंट के अंदर गायब हो जाते हैं। इन 3 स्टेटमेंट के अंदर उनको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर इन 3 स्टेटमेंट में से कुछ कुछ चीज़ों को हम फिर से बार अगले साल के जर्नल में और लेजर में लेके आते हैं। उसमें से एसेट्स एंड लायबिलिटीज को लेके आना जरूरी रहता है। तो दैट इज व्हाट इज द ओपनिंग एंट्री। लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस शीट में से एसेट्स को, लायबिलिटीज को और कैपिटल को उठाया और इस साल के जर्नल में, इस साल के लेजर में लेके आया, ब्रॉट डाउन फ्रॉम द लास्ट ईयर। इसके लिए नरेशन क्या लिखा, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट डाउन। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। अभी सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखो क्या है। तो ओपनिंग एंट्री ऐसे पास होता है, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, ऑल लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट एंड बैलेंसिंग फिगर इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सो 2,01,500 ये प्रॉब्लम ने दी हुई अमाउंट नहीं थी, ये हमने कैलकुलेट की हुई अमाउंट है। तो अब क्या कर दो, इसको स्क्वायर बॉक्स ने तो सर्कल करके रखो, मतलब आपको समझेगा कि ये प्रॉब्लम ने नहीं दिया था, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ एज अ बैलेंसिंग फिगर। ओके, नेक्स्ट पार्ट, पास एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। एडजस्टिंग एंट्री अपने को पास करने को बोला है, मतलब क्या करने का अपने को, कुछ एडजस्टमेंट्स अपने को उन्होंने करने को बोला हुआ है, उसका जल एंट्री करने का। दिस इज फर्स्ट पॉइंट इज फर्दर बैड डेट्स ₹3750, मतलब कुछ बैड डेट्स ऑलरेडी हो गए थे, उसको रिकॉर्ड करके हो गया था और जब साल खत्म हो गया तो समझ में आया अरे यार और भी कुछ बैड डेट्स है, हम एंट्री करने को भूल गए हैं, चलो उसका एंट्री करते हैं, ये एडजस्टमेंट अपना पेंडिंग है उसको पूरा कर देंगे। बैड डेट्स मतलब क्या, बैड डेट्स मतलब अपना नुकसान। डेटर जब अपने को कैश देता है तो हम बोलते हैं कि कैश इज कमिंग इन एंड डेटर इज द गिवर। कैश इज कमिंग इन, डेटर इज द गिवर, एंट्री हो जाएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट जब डेटर कैश देता है। लेकिन जब डेटर कैश देने से मना करता है, इनकार करता है, घर छोड़ के भाग जाता है, अपने को पैसा वसूल करना पॉसिबल नहीं रहता है, हम बोलते फिर इसका मतलब डेटर ने अपने को कैश दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया। उसने अपने को सुख दिया कि दुख दिया, दुख दिया, क्योंकि वो अपना पैसा डुबा के भाग गया है। दुख दिया, दुख को हम क्या बोलेंगे, दुख को बोलेंगे बैड डेट्स। दुख मतलब लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और ये बैड डेट का दुख अपने को किसने दिया, बैड डेट का दुख अपने को डेटर ने दिया। डेटर ने दुख दिया मतलब एंट्री करना पड़ेगा क्रेडिट द गिवर टू डेटर्स अकाउंट। एंट्री विल बी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 3750 बीइंग बैड डेट्स रिकॉर्डेड, और यू कैन ऑल्सो राइट बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, तो डेटर ने कैश दिया तो कैश टू डेटर, डेटर ने बैड डेट दिया तो बैड डेट टू डेटर, सिंपल। अगला पॉइंट है प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ₹31,500। प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ₹31,500। बिल्डिंग के ऊपर डिप्रिसिएशन हो रहा है, बिल्डिंग अपना एसेट था, डिप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। आई रिपीट, डिप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। तो एसेट की कीमत कम हो रही है, एसेट अपने पास से जा नहीं रहा है, एसेट अपने पास ही है, हमने बिल्डिंग को किसी को दिया नहीं है, बिल्डिंग अपने पास ही है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है। एसेट मतलब हमेशा डेबिट, एसेट मतलब हमेशा डेबिट, तो डेबिट को कम करना है, डेबिट को कम करना है मतलब क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। इसका मतलब बिल्डिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बिल्डिंग खुद एसेट है, एसेट है मतलब वो हमेशा डेबिट रहता है, मतलब बिल्डिंग अकाउंट ऑलरेडी डेबिट है,
लेकिन उसको कम करना है, डेबिट को कम करना है मतलब करना पड़ेगा क्रेडिट। सो लिखूंगा टू बिल्डिंग, अमाउंट कितना है ₹31,500। क्यों कम किया बिल्डिंग को भैया आपने? कैश आई क्या? नहीं, कैश नहीं है। फिर क्या हो गया? नुकसान हो गया। किस वजह से नुकसान हो गया? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, इतना लंबा नुकसान का नाम छोटा कर देंगे, नाम रखेंगे डेप्रिसिएशन। तो एंट्री क्या हो गया? डेप्रिसिएशन अपना नुकसान है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, बीइंग डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड और बीइंग बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड। जैसा लिखोगे वैसा। अभी एंट्रीज का टोटलिंग कर दो, काम खत्म। जर्नल का अपने को आदत है डेबिट साइड क्रेडिट साइड का टोटलिंग करके देखने का। एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट है कि नहीं चेक करने का। तो दैट इज हैपनिंग, दैट मीन्स वी कैन गो अहेड। अगला पॉइंट क्या बोलता है देखो जरा, क्वेश्चन क्या है? पास क्लोजिंग एंट्रीज, वो गलती से डोजिंग हो गया लगता है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। पास क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग, मतलब अभी बुक्स को तुम क्लोज कर रहे हो। पहला एंट्री में क्या सिखाया था? बुक्स को ओपन कर रहे हैं। ये कौन सा एंट्री है? ये बुक्स को क्लोज करने का एंट्री है। वो एंट्री कब किया था? 1 अप्रैल को। ये एंट्री कब करेंगे? 31 मार्च को, क्योंकि बुक्स तो क्लोज कब करेंगे? साल के एंड में क्लोज करेंगे। हर दिन क्लोज नहीं करते हम लोग, साल के एंड में क्लोज करते हैं। हर दिन नहीं, हर हफ्ते नहीं, हर महीने नहीं, हर साल के एंड में बुक्स क्लोज होते हैं। तभी जो एक्सपेंसेस के अकाउंट रहेंगे, इनकम के अकाउंट रहेंगे, लॉसेस के अकाउंट रहेंगे, या फिर गेन के अकाउंट रहेंगे, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, इनकम, ये अकाउंट को उठा के हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? उनको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट नहीं तो P&L अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। अगर वो गुड्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर वो डायरेक्ट चीज़ें हैं, तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर वो गुड्स से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं, या फिर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट इनकम है, तो उसको हम लोग अपने P&L अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। सो एक्सपेंसेस, लॉसेस को कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा अपने को? P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और अगर वो एक्सपेंसेस, लॉसेस डायरेक्ट नेचर के रहेंगे, मतलब जिस चीज़ के लिए बिजनेस चालू किया था, जिस चीज़ के लिए बिजनेस चालू किया था उसकी वजह से आने वाले एक्सपेंसेस, लॉसेस रहेंगे, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो द एंट्री विल बी, पहला पॉइंट कौन सा है? ऑफिस एक्सपेंसेस फॉर द ईयर ₹17,500 टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं बोलूँगा ठीक है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अभी सर थोड़ा गड़बड़ हो गया। ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करता हूँ। मैं बोलूँगा शाबाश मेरे बच्चे, तुझे मेरा सब सिखाया बराबर से याद है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू, फॉर ऑल ऑफ यू। जिसको जिसको याद है उन सब के लिए मैं खुश हूँ। लेकिन देखो क्या बोला है, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट अपने को क्लोज करने का है। हम ऑफिस एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। साल भर के लिए अपना रिकॉर्डिंग करके हो गया है और साल खत्म हो गया है, और खत्म होने के बाद ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को बंद करने का टाइम आ गया है। बंद करने का टाइम आ गया तो डेबिट साइड में ऑलरेडी बहुत सारा पड़ा हुआ है, उसको बंद करने का है, मतलब उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। वी आर नॉट रिकॉर्डिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, बट वी आर क्लोजिंग ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। तो ऑफिस एक्सपेंसेस को हम लोग पेविलियन में वापस भेज रहे हैं। वो खेलने को नहीं आया, अभी उसका काम खत्म हो गया है, उसको हम पेविलियन में वापस भेज रहे हैं। मतलब उनको बोलना पड़ेगा ऑफिस एक्सपेंसेस कभी फिर से डेबिट दोगे तो नया खर्चा हो गया ऐसा लगेगा। नया खर्चा नहीं हुआ है, साल भर का जो खर्चा है उसको अपने को ट्रांसफर करने का समय आ गया है। तो ट्रांसफर करने का मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। सो टू ऑफिस एक्सपेंसेस, डेबिट किसको दे देंगे? डेबिट हम लोग दे देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। और याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सभी नॉमिनल अकाउंट का बड़ा भाई है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सभी नॉमिनल अकाउंट का सबसे बड़ा भाई है, मतलब वो सबसे बड़ा तगड़ा नॉमिनल अकाउंट है। तो उसका भी रूल वही रहेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया, मतलब तुमने खुद ही बोल दिया कि ऑफिस एक्सपेंसेस हमारा खर्चा है जो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाके बैठा है। और कहाँ से निकला है? खुद के अकाउंट से निकला है। खुद का अकाउंट किधर था? उसका डेबिट साइड में मस्त से जमा हो गया था, वो जमा हो गया अकाउंट वहाँ से निकाला, मतलब ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट किया और P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो जब तुम क्लोज करोगे तो अगर वो एक्सपेंसेस का अकाउंट रहेगा, एक्सपेंसेस का नहीं तो लॉसेस का अकाउंट रहेगा, और तुम उसको क्लोज करते रहोगे तो वो एक्सपेंसेस नहीं तो लॉसेस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा और P&L अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और जिसको तुम क्लोज कर रहे हो वो इनकम नहीं तो गेन के अकाउंट रहेंगे, तो उनको डेबिट करना पड़ेगा और P&L अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा क्लोजिंग एंट्री के लिए। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन। एक्सपेंसेस अकाउंट को क्लोज करने का है तो लॉस अकाउंट को क्लोज करने का है तो उस एक्सपेंस अकाउंट को, उस लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दो और P&L अकाउंट को डेबिट कर दो।
ऑन द अदर हैंड इनकम अकाउंट को क्लोज करने का है, गेन अकाउंट को क्लोज करने का है, तो इनकम अकाउंट गेन अकाउंट को डेबिट कर दो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ये बेसिक रूल याद रखना। हम अकाउंट को ओपन नहीं कर रहे हैं, हम अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। क्लोज करेंगे तो एक्सपेंसेस को क्लोज करना मतलब डेबिट को क्लोज करना, डेबिट को क्लोज करना मतलब देना पड़ेगा क्रेडिट इन द एक्सपेंस अकाउंट एंड डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम को क्लोज करना है मतलब क्रेडिट को क्लोज करना है, क्रेडिट को क्लोज करने का मतलब देना पड़ेगा डेबिट टू इनकम अकाउंट मतलब क्रेडिट टू P&L अकाउंट। This is how the things will be considered. Okay, so the entry will be profit and loss account debit to office expense account being office expense account close। और बोलते हैं परचेसेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 2,95,000। परचेस क्यों करते हैं, गुड्स को परचेस क्यों करते हैं? क्योंकि बेचने का रहता है, मतलब ये मेन बिजनेस का एक्टिविटी है। गुड्स को खरीदी करो बेचो, गुड्स को खरीदी करो बेचो, ये मेन बिजनेस का एक्टिविटी है। मैं बोलूँगा शाबाश। फिर परचेसेस ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 2,95,000 मेन एक्टिविटी, मतलब P&L अकाउंट में नहीं आने का, ट्रेडिंग अकाउंट में जाने का। परचेस क्या है? अपना खर्चा है। परचेस अपना खर्चा है मतलब क्या करना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट जैसा ही है, उसका ही भाई है वो। सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दूंगा टू परचेसेस, मतलब एंट्री क्या हो गई अपनी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट अपना खर्चा था, खर्चे को अपने को बंद करना है, खर्चा मतलब डेबिट, डेबिट को बंद करना है मतलब देना पड़ेगा क्रेडिट। सो परचेस अकाउंट को देना पड़ा क्रेडिट, परचेस अकाउंट को क्रेडिट दिया तो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा। एंट्री हो गई ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। डायरेक्ट खर्चा रहेगा, डायरेक्ट इनकम रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट, इनडायरेक्ट खर्चा रहेगा, इनडायरेक्ट इनकम रहेगा तो P&L अकाउंट। सिंपल लॉजिक। आई एम रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम। डायरेक्ट ट्रांजैक्शन रहेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं और इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन रहेंगे तो P&L अकाउंट में आते हैं, बट उनका बेसिक नेचर जो है कि डेबिट साइड में खर्चे और क्रेडिट साइड में इनकम वो सेम टू सेम रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट ये अल्टीमेटली सभी नॉमिनल अकाउंट के बड़े भाई है, तो सभी नॉमिनल अकाउंट जैसे ही बिहेव करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में खर्चा ही आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम ही आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में खर्चा ही आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम ही आएगा। सर उधर भी खर्चा इधर भी खर्चा, उधर भी इनकम इधर भी इनकम, सर क्या फायदा है? नहीं, ऊपर जो है मतलब ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसके अंदर डायरेक्ट खर्चा डायरेक्ट इनकम, और नीचे जो है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके अंदर इनडायरेक्ट खर्चा इनडायरेक्ट इनकम, ऐसा चीज होने वाला है। सो एंट्री हो गया ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट बीइंग परचेस अकाउंट क्लोज। अभी कोई बोलेंगे सर मुझे थोड़ा टेंशन आ गया है, ये क्या बोल रहे हो आप? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उनका टेंशन मत लो। लास्ट का टॉपिक इसके ऊपर ही है, पूरा टॉपिक इसके ऊपर है। अपने को ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस याद है क्या? लेजर नाम के टॉपिक में सिखाया था। अपने को ट्रायल बैलेंस दिखाया हुआ रहेगा और उस ट्रायल बैलेंस को यूज़ करके हमको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने का है। दैट इज़ अ फाइनल अकाउंट्स। लास्ट का टॉपिक अपने को कंसिडर करने का है, तो डोंट वरी, तब मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि तुम अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हो तो अकाउंट हमेशा जहाँ पे रहता है उसका उल्टा करना पड़ता है। तो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में रहते हैं, मतलब ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। परचेसेस हमेशा डेबिट में रहते हैं तो परचेस अकाउंट को अभी क्रेडिट कर दिया और उसको उठा के कहाँ पे डाल दिया? अगर एक्सपेंसेस रहेंगे इनडायरेक्ट रहेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एक्सपेंसेस रहेंगे डायरेक्ट रहेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में। सिंपल। सो ट्रेडिंग के डेबिट में और परचेसेस के क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ऑफिस एक्सपेंसेस के क्रेडिट में, इस तरह से हम लोग एंट्री करते जाएंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट, पास नेसेसरी ट्रांसफर एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। अभी क्या हो रहा है? ट्रांसफर कर रहा है, मतलब हम लोग अभी ट्रेडिंग अकाउंट को बंद कर चुके हैं, एक्सपेंस अकाउंट को बंद किया, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है कि ढूंढा, उसके हिसाब से उसको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। इनकम अकाउंट को ढूंढा, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है वो चेक किया, उसको भी हमने ट्रेडिंग नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो सब हो गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट को बंद किया, फिर P&L अकाउंट को बंद किया, फिर उसका कुछ ना कुछ तो बैलेंस बचेगा, उसको कहां पे ट्रांसफर करने का है? तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसफर करने का है कैपिटल अकाउंट में। सो नेट प्रॉफिट ऑफ ₹87,500 इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सर आपने हमको सिखाया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अगर ये नेट प्रॉफिट है तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। मैं बोलूँगा शाबाश मेरे बच्चे, तेरा दिमाग मस्त चलता है, मुझे परफेक्टली याद है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर ये नेट प्रॉफिट है इसका मतलब क्रेडिट साइड हेवी रहेगा, लेकिन क्रेडिट साइड हेवी रहेगा और हम P&L अकाउंट को ओपन कर रहे हैं कि P&L अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं? हम P&L अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। क्लोज कर रहे हैं मतलब उसको उल्टा करना पड़ेगा। सो P&L अकाउंट को अगर क्रेडिट साइड ऑलरेडी हेवी पड़ गया है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, उसका क्रेडिट साइड हेवी हो गया है, उसका डेबिट साइड हल्का पड़ गया है, और इस अकाउंट को टैली करना है। तो जिस तरह से हम लोग किसी दुकानदार के पास जाते हैं, उसको बोलते कि भैया थोड़ा मुझे 1 किलो क्या आलू दे देना या फिर 1 किलो प्याज दे देना, अनियंस। तो एक साइड में क्या करता है? 1 किलो का वजन रखता है, तो ये तराजू था, एक साइड में 1 किलो का वजन रख दिया, अभी वो हल्का हेवी हो गया, दूसरा साइड अपने आप हल्का हो गया। अब उसको वहाँ पे अनियंस रखने का है, प्याज रखने का है, तो कहाँ पे रखेगा वो? जहाँ पे 1 किलो का वजन रखा है
उसी जगह पे फिर से प्याज नहीं रखेगा, अभी जो हल्का है वहाँ पे रखेगा ना। तो क्रेडिट साइड में इनकम ज़्यादा हो गया और डेबिट साइड में एक्सपेंसेस कम पड़ रहा है, और इस अकाउंट का भी टैली करने का, टैली करने का मतलब क्या करना पड़ेगा, वो जो डिफरेंस है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, उसको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड में डालना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो टैली होगा। सो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और ये प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर करने का है, कैपिटल में ट्रांसफर करने का। सो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी एक छोटा सा प्रिंसिपल याद रखो, नहीं समझा तो भी टेंशन मत लेना, क्योंकि फाइनल अकाउंट में इसका एंट्री हर प्रॉब्लम में करने का है, हर प्रॉब्लम में करने का है। अभी से प्रिंसिपल याद रखो, नेट प्रॉफिट रहेगा तो वो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, और डेबिट साइड में आकर अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। और नेट लॉस रहेगा तो फिर वो पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है और कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। जब हम ट्रांसफर करने को चालू करेंगे तब हम पी एंड एल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। तो पी एंड एल अकाउंट में दो चीज़ें हो सकती है, एक तो नेट प्रॉफिट आ सकता है, नहीं तो नेट लॉस आ सकता है। नेट प्रॉफिट आया मतलब क्रेडिट साइड हैवी है, डेबिट साइड हल्का है, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आया रहेगा, उसका नाम रखेंगे नेट प्रॉफिट, और उस नेट प्रॉफिट को वहां से उठा के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। सो नेट प्रॉफिट हुआ तो पी एंड एल अकाउंट को डेबिट, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। ऑन द अदर हैंड अगर नेट लॉस हुआ तो डेबिट साइड हैवी हुआ रहेगा, क्रेडिट साइड हल्का हुआ रहेगा, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आएगा। बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आएगा तो क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, ड्राइंग्स ऑफ ₹10,500 ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग मतलब हमेशा डेबिट रहता है। अब ड्राइंग को अपने को बंद करना है, हमेशा डेबिट रहता है, उसको बंद करना है मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा। सो ड्राइंग अकाउंट को क्रेडिट देंगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट दे देंगे, एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। एक्चुअली कैपिटल अकाउंट प्रोपराइटर का ही है, ड्राइंग्स अकाउंट भी प्रोपराइटर का ही है। घर का पैसा बिजनेस में आएगा तो कैपिटल, बिजनेस का पैसा घर पे जाएगा तो ड्राइंग्स। दोनों एक ही आदमी के अकाउंट है, प्रोपराइटर के अकाउंट है, ओनर के ही अकाउंट है, लेकिन दो अलग अलग अकाउंट दिखाया हमने समझने के लिए कि घर से कितना लेके आया और घर पे वापस कितना लेके गया। साल के एंड में क्या कर देंगे, इसको फिर से जोड़ देंगे, एक ही अकाउंट बना देंगे इसका। अगर इसका एक ही अकाउंट बनाना है तो एक तो क्या करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट को ड्राइंग में ट्रांसफर करना पड़ेगा, नहीं तो ड्राइंग अकाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट को ड्राइंग में ट्रांसफर नहीं करने का, कैपिटल अकाउंट को जिंदा रखने का, ड्राइंग अकाउंट को उठा के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने का। सो एंट्री इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, कैपिटल के डेबिट में, ड्राइंग के क्रेडिट में, तो ड्राइंग अकाउंट बंद हो जाएगा। क्लियर, एंट्री विल बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट बीइंग ड्राइंग्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग्स हमेशा डेबिट रहते हैं। डेबिट वाले ड्राइंग को बंद करना है, डेबिट को बंद करना है मतलब देना पड़ेगा क्रेडिट, इसलिए ड्राइंग को दिया क्रेडिट तो कैपिटल को देना पड़ेगा डेबिट। नाउ लेट अस कंसीडर नेक्स्ट पार्ट, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, मतलब कभी कभी मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक हुआ रहेगा तो क्या करना पड़ता है, रेक्टिफिकेशन करने का। रेक्टिफिकेशन कैसे करने का, जो मिस्टेक हुआ है उसको कट नहीं करने का, स्क्रेबल नहीं करने का, जो मिस्टेक है उसको वैसे ही रखने का, लेकिन देखने का मिस्टेक की वजह से क्या इफेक्ट क्रिएट हो गया है। जो इफेक्ट क्रिएट हो गया है उसको नलीफाई करने के लिए नया इफेक्ट क्रिएट करने का कोशिश करने का, नया एंट्री पास करने का। सो एंट्री क्या हो गया, गुड्स परचेस फ्रॉम मिस्टर सौरभ ऑन क्रेडिट ₹50,000 वेयर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। गुड्स परचेस फ्रॉम मिस्टर सौरभ ऑन क्रेडिट ₹50,000 वेयर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मुझे बोलना पड़ेगा, अरे यार तू एंट्री करने को भूल गया है, इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। अगर ये एरर ऑफ ओमिशन है, तुझे क्या करना पड़ेगा, जो तू ओमिट किया है उसको तुझे भी रिकॉर्ड करना चाहिए, जो लिखने को भूल गया उसको भी लिख देना चाहिए। एंट्री हो जाएगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सौरभ अकाउंट, क्योंकि गुड्स आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, सौरभ इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, एंट्री विल बी परचेस अकाउंट डेबिट टू सौरभ अकाउंट। एंट्री करनी चाहिए थी, करने को भूल गया, अब कर दो, सिंपल। एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू सौरभ अकाउंट बीइंग अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेसेस नाउ रिकॉर्डेड। नेक्स्ट इज वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ₹5,000 were debited to wages account. Mistake. कॉस्ट अटैच कंसेप्ट नाम का कंसेप्ट सिखाया था आपको, बहुत पहले सिखाया था कॉस्ट अटैच कंसेप्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट अटैच कंसेप्ट, एनी एक्सपेंडिचर incurred for bringing the asset into working condition should be added to the cost of asset, and any expenditure incurred for maintaining the asset in working condition should be considered as repairs and maintenance. उन्होंने क्या बोला है, इट इज वेजेस पेड नॉट फॉर मेंटेनिंग द मशीन बट इट इज़ फॉर इंस्टॉलिंग द मशीन। नया नया गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा मशीन लाया है, उसको चालू करने के लिए इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसा घर में एसी लाया तो उसको इंस्टॉल करना पड़ता है पहले, तो इंस्टॉलेशन का चार्जेस दिया हुआ है। मैं बोलूँगा ठीक है, फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस शुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ एसेट।
दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस, दे शुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एसेट। मतलब एंट्री होना चाहिए था तुम्हारा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री करना चाहिए था। आई रिपीट, एंट्री क्या करना चाहिए था? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस का नाम लेना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये वेजेस कब पे किया है? नॉट आफ्टरवर्ड्स, बट दे आर फॉर द पर्पज ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। तो वेजेस का वजूद यहाँ से निकल जाता है, वेजेस का एग्जिस्टेंस निकल जाता है, मशीनरी अकाउंट के अंदर ही ऐड किया जाता है। बट वो भूल गए थे, उन्होंने गलती से एंट्री क्या कर दिया? इट वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। डेबिट करना चाहिए था मशीनरी को, क्रेडिट करना चाहिए था कैश को। उन्होंने क्या एंट्री पास करना चाहिए था? उन्होंने एंट्री पास करना चाहिए था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री पास करना चाहिए था। बट गलती से क्या एंट्री पास कर दिया उन्होंने? गलती से एंट्री पास कर दिया वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं बोलूँगा क्या बात है, मतलब कैश को क्रेडिट करना चाहिए था और कैश को क्रेडिट किया हुआ है, तो कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मशीनरी को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन करने का रह गया है तो उसको अभी डेबिट कर दो, मतलब मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और वेजेस को डेबिट नहीं करना चाहिए था, बट उसको डेबिट कर दिया है, तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। सो द एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। फिर से एक बार, क्या करना चाहिए था? एंट्री करना चाहिए था मशीनरी टू कैश, गलती से क्या एंट्री कर दिया है? वेजेस टू कैश। मैं बोलूँगा मतलब कैश को क्रेडिट करना चाहिए था क्या? हाँ। कैश को क्रेडिट किया है क्या? हाँ। मतलब कैश के बारे में कुछ गलती हुआ है क्या? ना। मतलब कैश अकाउंट को धक्का मारने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था क्या? हाँ। किया है क्या? ना। तो अभी कर दो, मशीनरी अकाउंट डेबिट आ गया हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री में। वेजेस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन चार्जेस है। लेकिन गलती से डेबिट कर दिया है क्या? हाँ। फिर अभी क्या कर दो? वेजेस को क्रेडिट कर दो, मतलब वो गलती से दिया हुआ डेबिट कैंसिल हो जाएगा। एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, एंट्री इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। यहाँ पे कर देंगे मशीनरी टू वेजेस, बीइंग वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन wrongly debited to wages account, now rectified. Being wages paid for installation wrongly debited to wages, now rectified। 5,000 बाद में तुम्हारे डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटलिंग कर दो, काम खत्म। अगला पॉइंट, पास द एंट्रीज इन द जर्नल प्रॉपर। फिर से वही बोल रहे हैं, अलग अलग एंट्रीज बोल रहे हैं। परचेस फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स पटेल फर्नीचर ऑन क्रेडिट, बहुत ही सिंपल है। फर्नीचर इज कमिंग इन, मेसर पटेल इज गिवर, एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मेसर्स पटेल फर्नीचर अकाउंट ₹74,000 बीइंग फर्नीचर परचेस। नेक्स्ट, सोल्ड मशीनरी फॉर ₹9,400 टू सूरज ऑन क्रेडिट। सोल्ड मशीनरी फॉर ₹9,400 टू सूरज ऑन क्रेडिट। सूरज को हमने मशीनरी बेचा हुआ है, सूरज इज द रिसीवर, मशीनरी इज गोइंग आउट, एंट्री विल बी सूरज अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट बीइंग मशीनरी सोल्ड। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹4,000 वेर विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब बिजनेस की चीज़ घर पे जा रही है, मतलब ड्राइंग अकाउंट को एंट्री करना पड़ेगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, नहीं तो गुड्स विड्रॉन अकाउंट बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ओके, नेक्स्ट पार्ट, अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल करके गुड्स देना मतलब कंपनी के लिए क्या हो जाता है? बिजनेस के लिए क्या हो जाता है? एडवर्टीजमेंट हो जाता है। तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, बट वो कैश में नहीं जा रहा है, गुड्स जा रहे हैं। एंट्री विल बी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट 11,000। एडवर्टीजमेंट अपना खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल क्रेडिट, द क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स आर गोइंग आउट, सो एंट्री हो जाएगा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? गुड्स ऑफ ₹8,500 लॉस्ट बाय फायर। लॉस्ट बाय फायर अपना नुकसान हो गया, सो लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट। लॉस बाय फायर इज अवर लॉस, उसके नाम में ही लॉस छुपा है, तो कुछ देर इज नो टेंशन एट ऑल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, एंड गुड्स आर गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट। एंट्री विल बी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, अमाउंट इज 8,500 बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? कैश डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सीमा ₹500। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड बोला बाबा लोग, बेबी लोग, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब अपना इनकम, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, और ये अपने को क्या कौन दे रही है? सीमा दे रही है। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपनी? एंट्री हो जाएगी सीमा अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, बिकॉज डिस्काउंट रिसीव्ड इज अवर इनकम, तो एंट्री हो जाएगा सीमा अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है अलाउड कैश डिस्काउंट टू हेमंत ₹600।
हमने हेमंत को डिस्काउंट अलाउ किया है, मतलब हमको कैश कम मिलेगी, मतलब हमको बोलना पड़ेगा डिस्काउंट अलाउड अपना नुकसान है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हेमंत अकाउंट ₹600, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हेमंत अकाउंट ₹600। उतना होने के बाद जर्नल का टोटलिंग करो, मेरा टोटलिंग कॉपी मत करो, खुद का टोटलिंग खुद करो, काम खत्म, पैसा हजम। सो लगभग 22-23 लेक्चर्स हो गए अपने सब्सिडरी बुक्स टॉपिक के, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव केप्ट योर पेशेंस एंड यू हैव सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विथ मी। अगर और कुछ क्वेश्चन चाहिए रहेंगे तो मैं सेपरेटली सॉल्व करके दूंगा, टेंशन मत लो। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अगर याद रखोगे तो आगे चल के कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में भी तुमको एंट्री ठीक से करने को आएगा। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 5 सब्सिडरी बुक्स। अभी अगला चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वो अगले हफ्ते में सिखाऊंगा। ओके, चलो देन, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।